नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करने के साथ ही मैं निवेदन कर लूँ कि इस कार्यक्रम को देखने के साथ ही आप इसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये पसंद आए तो। आज मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक कहावत से। हमारे यहाँ एक बहुत लोकप्रिय, बहुत चर्चित कहावत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये हिकमत अमली से जुड़ी कहावत है कि आप इस ढंग से काम करें कि बात भी बन जाए और आपका नुकसान भी नहीं हो। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी टूट गई। मामला है वक्फ बोर्ड का संशोधन कानून 2025 का। आपको याद है कि 17 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादास्पद कानून को लेकर के पक्षकारों को, जो मुस्लिम समाज के पक्षकार थे, उनको 3 अंतरिम रियायतें दी थी, राहतें पहुंचाई थी। 3-4 जो प्रावधान थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि जैसे कलेक्टरों के अधिकार सीमित कर दिए थे, जैसे कि वक्फ करने के लिए जो पात्रता इस नए कानून में बनाई थी कि 5 साल तक उसने इस्लाम धर्म का पालन किया हो, इस पर रोक लगा दी थी। और तीसरे ये रोक लगाई थी कि बोर्ड में 11 सदस्यों में से 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं रहेंगे। अदालत के इस फैसले का चौतरफा स्वागत जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। हालांकि स्वागत हुआ, पीड़ित पक्षकारों ने भी स्वागत किया, लेकिन जो राहत मिलनी चाहिए थी उस राहत को लेकर के ये पक्षकार बेचैन कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और तब तक रहेंगे कि जब तक ये नया संशोधित कानून वापस नहीं हो जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आपात बैठक कल ही संपन्न हुई है इस फैसले के आने के 3 दिन बाद, और इस बैठक में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत पर अब विचार विमर्श किया गया, इसका स्वागत भी किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि माननीय कोर्ट ने पक्षकारों को, पीड़ितों को पूरी राहत नहीं दी है। इस बैठक की अध्यक्षता मौलाना खालिद सैफुल्लाह सलमानी साहब ने की और इसमें मुस्लिम समाज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बैठक में उस फैसले की, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, उसकी समीक्षा के बाद ये कहा गया कि ये जो फैसला है इसके तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो असंवैधानिक हैं और उन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो चुप्पी है वो ही ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों को मान्यता दे दी है। मिसाल के तौर पर बहुत सी वक्फ संपत्तियां ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, वो वक्फ में आती थी, लेकिन कोर्ट ने उनको वक्फ मानने से मना कर दिया। इस कानून में भी ये कहा गया है। दूसरे, वक्फ का अनिवार्य पंजीयन, ये इसके खिलाफ ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और दीगर लोग हैं इसके खिलाफ भी थे। दूसरे, इसको वक्फ की कानून की जो एक सीमा में छूट पहले मिलती थी उसको इस नए प्रावधान में ख़त्म कर दिया गया। चौथे, इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति थी कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें गैर हिंदुओं को शामिल किया जाएगा। तो जो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे जो पक्षकार, उनका ये कहना है कि ये असली मुद्दा तो यही था कि हमारे बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम क्यों रहेगा, और माननीय अदालत ने कह दिया कि 11 में से 3 सदस्य आप गैर मुस्लिम रख सकते हैं। तो इस पर उन्हें सबसे बड़ी आपत्ति है। और इससे बड़ी एक आपत्ति ये है कि आदिवासियों को वक्फ करने का अधिकार इस कानून में नहीं है। अब वक्फ तो कोई भी कर सकता है, इन लोगों का कहना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों का और दीगर अल्पसंख्यकों की जो संस्थाएं हैं उनका कहना है वक्फ तो कोई भी कर सकता है, ऐसे कानून कैसे रोक सकता है। लेकिन नए कानून में रोक लगाई गई है क्योंकि हमारी जो मौजूदा सरकार है वो ये मानकर चलती है कि आदिवासी भी हिंदू हैं और हिंदुओं को वक्फ करने का अधिकार नहीं है। चलिए मान लेते नहीं है, तो फिर हिंदुओं को इस वक्फ बोर्ड में रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये परस्पर विरोधी प्रावधान है और इन्हीं को वक्फ जो हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है असंवैधानिक मान रहा है।
और उनका ये कहना है कि ये जो धारणा बनी है, चाहे वो समाज में बनाई गई हो, चाहे देश में बनाई गई हो, चाहे अदालत के मूड में भी बनाई गई हो, कि वक्फ में जो संपत्तियों का हेर फेर होता है उसमें वक्फ के जो मुतवल्ली होते हैं उनकी मनमानी की वजह से होता है। जबकि लॉ बोर्ड का, पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि ये एक गलत धारणा है, ऐसा होता नहीं है। तो वक्फ बोर्ड ने इस समीक्षा बैठक के बाद ये तय किया है कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ जो मुस्लिम समाज की लड़ाई थी वो तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस कानून को वापस ले लिया नहीं जाता सरकार की ओर से। और सरकार इस मूड में है नहीं। सरकार इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अमल करने की तैयारियों में लगी है। और अगर ये होता है तो फिर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार टकराव पैदा हो सकता है सरकार के बीच में, अल्पसंख्यक मुस्लिमों के बीच में और दीगर समाजों के बीच में। इस मुद्दे पर आपको याद होगा AIMIM के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनने भी इस फैसले को एक सदमा बताया था, सेटबैक बताया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम राहत दी थी 3 बिंदुओं पर, तो ओवैसी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो एक तरह का सेटबैक है। उन्होंने कहा कि भाई जब न्यायाधीश इसमें जो गैर हिंदू सदस्य हैं इनको परमिट क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब न्यायालय है, न्यायालय को लगता है कि भाई सरकार ने कानून बनाया है तो उस पर वो पूरे कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। और इस फैसले के खिलाफ अब कहाँ अपील होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि इस लड़ाई के लिए आधार है मुस्लिम समाज के पास कि जैसे कुछ वर्षों पहले इस देश में किसानों से संबंधित 3 कानून लाए गए थे और इन 3 कानूनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन चला किसानों का, उसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया और अंततोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और वो तीनों कानून वापस लिए गए। अब वो तीनों कानून सरकार ने वापस तो ले लिए, लेकिन उसके बाद कोई न तो नए कानून बना के दिए और न ही पुराने कानूनों को रद्द करने की घोषणा की, केवल वापस ले लिए। ऐसे ही मुझे लगता है कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 है इसको वापस लेना पड़ेगा, तो हो सकता है सरकार गुणा भाग करके चुनावी रणनीति देख के, देश का माहौल देख के इस कानून को आने वाले दिनों में वापस ले भी ले, लेकिन इसे रद्द करेगी, इसको लेकर के शंका सबके मन में है। मुस्लिम समाज के मन में भी है, बाकी के दीगर समाज के मन में भी है। अब समस्या ये है कि आखिर जब लोगों को संतोष न्याय से नहीं हो रहा है तो वो जाए तो जाए कहाँ, सिवाय सत्याग्रह के उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं। और इधर हमारा न्यायालय मान के बैठा है कि भाई उसकी लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया, लेकिन ये सांप तो जिंदा है कानून के रूप में। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का जो सांप है वो जिंदा है, वो मरा नहीं है, क्योंकि उसको न तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे कानून को रद्द किया है, केवल 3 प्रावधानों पर रोक लगाई है, और न सरकार ने इस कानून को वापस लिया है। तो ये लड़ाई आने वाले दिनों में और तेज होगी और ये लड़ाई हो सकता है कि बाद में राजनीतिक मुद्दा भी बन जाए। अभी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बना है, अभी ये समाज का मुद्दा है, अल्पसंख्यक मुस्लिमों का मुद्दा है और वे ही इसको लड़ रहे हैं, वे ही इसकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन जैसे अतीत में किसानों का जो मुद्दा था, किसानों की जो लड़ाई थी, उसमें तमाम राजनीतिक दलों ने बाहर से समर्थन दिया था किसान आंदोलन को, ऐसे ही हो सकता है कि भविष्य में अगर ये जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ कोई लड़ाई शुरू होती है तो इसको बाहर से समर्थन मिले। अब समस्या ये है कि ASI के संरक्षित जो स्मारक हैं वो वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकते, ये इस कानून में कहा गया है। लेकिन ASI के तमाम सारे ऐसे स्मारक हैं देश में जिन पर के अलग अलग समाजों ने कब्जा कर रखा है और वो जन सहयोग से उसका विकास भी कर रहे हैं, और ऐसे स्मारकों की संख्या 1-2 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो अल्पसंख्यकों के मन में यही आता है कि ये सरकार भेदभाव क्यों कर रही है। अल्पसंख्यकों के मामले में कह रही है कि वक्फ की संपत्ति नहीं होगी कोई ASI की संपत्ति, जैसे जामा मस्जिद जैसी स्मारक है, और दूसरी तरफ बहुत से मंदिर हैं, जैनियों के मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं,
वो एसआई के संरक्षण में है, लेकिन वो समाज की संपत्ति है। तो ये विसंगतियां जो है ये भविष्य में टकराव का एक कारण बन सकती हैं। तो ऐसे में अब माननीय न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ माननीय न्यायालय जो प्राधिकरण होते हैं, जो न्यायालय तो नहीं होते लेकिन न्यायालय जैसे होते हैं, जो सरकार और संगठनों के बीच में बातचीत करते हैं, जैसे कैट जैसा, तो उनको तो ये सलाह देता है माननीय कोर्ट कि भाई आप सरकार के खिलाफ फैसले देने में हिचको मत, संकोच मत करो। लेकिन खुद कई मामलों में संकोच कर जाता है कोर्ट। और ये तो ताज़ा उदाहरण है वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 का। ऐसे हमारे माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से रद्द नहीं किया, इसके कुछ प्रावधानों को ही रद्द किया, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि लोगों के मन में असंतोष है। इसके पहले भी बहुत से ऐसे फैसले आए, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आया था, माननीय न्यायालय ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन उससे जो पैसे इकट्ठे किए गए उनके बारे में कोई फैसला नहीं दिया। तो जो लोग हैं उनके मन में ये संशय रहता है कि सरकार, हमारा जो माननीय कोर्ट है वो आधे अधूरे फैसले क्यों देता है, अस्पष्ट फैसले क्यों देता है, पूरे फैसले क्यों नहीं देता है। तो अब ये विवाद का विषय है, इसमें हम लोग तो ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो पक्षकार हैं वो इस मामले में लगातार संघर्षरत हैं। और ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 को लेकर के आग अभी बुझी नहीं है। असंतोष की आग नीचे नीचे धधक रही है, और ये कब किस हवा में किस मौसम में एकदम भड़क उठेगी कहना मुश्किल है। तो इसलिए निकट भविष्य में ये ज़रूरी है कि सरकारें भी देखें कानून बनाते वक्त कि वो ऐसे कानून ना बनाएं जिससे कि किसी खास वर्ग के, किसी खास संप्रदाय के, किसी खास समाज के ये हितों को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। और माननीय न्यायालयों को भी इसमें ये देखना पड़ेगा कानूनी पक्ष के साथ साथ कि क्या कानून इस तरह से किसी समाज को, किसी वर्ग को, किसी पंथ को आहत तो नहीं कर रहे हैं। तो जो राहतें दी जाती हैं वो पूरी राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि अर्ध भोजन वृद्ध जाए, लेवा देवा नर के जाए। हमारे एक पुरानी कहावत लोग कहते हैं कि आधा न्याय किसी काम का नहीं होता है, तो पूरा न्याय होना चाहिए। और ये देश हर मामले में पूरे न्याय की उम्मीद तो कर ही सकता है, उसे न्याय मिले पूरा या न मिले ये अलग बात है। लड़ाई कानून की पीढ़ियों तक जारी रहती है। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का सबसे लंबा जो विवाद है वो है, और अंततोगत्वा वो हल हुआ जैसे भी हुआ, सबको मालूम है। लेकिन अभी बात मैं सिर्फ वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 की कर रहा हूँ। इसको लेकर के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके असंतोष की कर रहा हूँ। और मुझे ये डर हमेशा सताता रहता है कि सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानून कुछ ना कुछ समस्याएं पैदा करते हैं, कभी किसानों के बीच में, कभी अल्पसंख्यकों के बीच में, कभी युवाओं के बीच में। अब जैसे CA का कानून है, NRC का कानून है, इन कानूनों से देश को कोई मदद नहीं मिली सिवाय इसके कि नए नए विवाद खड़े हुए। तो अब आने वाले दिनों पर आप नज़र रखिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको सभी को कल से जो नवरात्रि शुरू हो रही है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः अपील कि अगर एपिसोड अच्छा लगे तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।